1789 में फ्रांसीसी क्रांति भड़कने के बाद यूरोप में अराजकता फैल चली। पड़ोसी देशों ने उनका हश्र भी लुई 16 जैसा ना हो, इस डर से नए गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। उधर उग्रवाद और अविश्वास के चलते गुटों में आपसी लड़ाइयां होने लगीं। इस संघर्ष के बीच फ्रांस की बागडोर संभालने एक शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया। उसने क्रांति को जीवंत रखा या दबा दिया। ऑर्डर ऑर्डर, प्रतिवादी हाजिर हो। योर ऑनर, ये है नेपोलियन बोनापार्ट, समूचे यूरोप पर आक्रमण करने वाला अत्याचारी, जो अपने नाटेपन की कमी को पूरा करने आतताई बना फिरता था। वास्तव में उस समय के हिसाब से नेपोलियन का कद औसत था। उसके नाटेपन की कपोल कल्पना केवल युद्धकालीन ब्रिटिश प्रचार था। वो अत्याचारी हरगिज नहीं था, बल्कि इस नवोदित गणतंत्र को यूरोपीय राजतंत्रों द्वारा कुचले जाने से बचा रहा था, उसका तख्ता उलटकर स्वयं सत्ता हथिया कर। योर ऑनर, एक कुशल युवा सेना नायक होने के नाते नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति का पूर्ण समर्थन किया, तीनों आदर्शों सहित स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। किंतु क्रांतिकारी सही नेतृत्व करने में असमर्थ थे। पहली बार सत्ता में आए रोबेस्पियर और जैकोबिन्स ने आतंक फैला रखा था। कैथोलिक विरोधी उग्र रवैये के चलते जो भी उनसे असहमत हों, उन्हें सीधे फांसी दी जाती थी। इन्हें विस्थापित करके सत्ता में आया भी तो एक अस्थिर, अक्षम, कुलीन तंत्र आवश्यकता थी, एक मजबूत नेता की जो समझदारी और न्यायपूर्णता से शासन करे। मतलब फ्रांस ने यह महान क्रांति फिर से किसी आतताई द्वारा शोषित होने के लिए की थी? बिल्कुल नहीं। नेपोलियन की नई शक्तियां संविधान से प्राप्त कॉन्सिलेट में बहुमत से अनुमोदित थीं। तख्ता पलट करने के बाद सेना द्वारा वो संविधान सिर पे बंदूक रखकर लिखवाया गया था, और जनता ने उस अत्याचारी को केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो निरंतर गृह युद्ध से थक गए थे। जो भी हो, नेपोलियन ने एक नए संविधान और न्याय संहिता को लागू किया, जिसमें क्रांति की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को यथावत रखा गया। धर्म की स्वतंत्रता, वंशानुगत विशेषाधिकार की समाप्ति, मानव मात्र के लिए कानून के समक्ष समानता। मानव मात्र, क्या बात है! क्रांति के बाद महिलाओं को दिए गए अधिकारों को तो खारिज कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा पुनः लागू हो गई। सदियों बाद भी हेटी इनसे जूझ रहा है। किस प्रकार की समानता है ये? उसी प्रकार की जिसे लागू करना उस युग में संभव था। फिर भी फ्रांस अपने पड़ोसियों से तो आगे ही है। तो पड़ोसियों पर इतने आक्रमण क्यों? सही सवाल है योर ऑनर। हम जिन आक्रमणों की बात कर रहे हैं वो तो पड़ोसी साम्राज्यों ने फ्रांस पर किए थे, राजशाही को पुनः स्थापित करने और यूरोप में स्वतंत्रता का प्रसार रोकने। दो आक्रमण नेपोलियन के आने तक फ्रांस की रक्षा एक सैनिक और सेनापति के नाते करते हुए वो जानता था कि सबसे अच्छा बचाव है सीधा आक्रमण। आक्रमण समूचे महाद्वीप पर। 1802 तक शांति स्थापित हो गई और तमाम यूरोपीय शक्तियों ने नए फ्रांसीसी शासन को मान्यता दी। लेकिन बोनापार्ट को चैन कहाँ, जब तक वो पूरे महाद्वीप पर कब्जा न कर ले। वो केवल लड़ना जानता था। उसने यूरोप में ब्रिटेन की नाकाबंदी करने की कोशिश की। जो देश इसका अनुपालन न करे उस पर सीधे आक्रमण, फिर उन पर कब्जा बनाए रखने के लिए और युद्ध। परिणाम लाखों मारे गए, समूची अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बिखर गई। एक और परिणाम भूल गए? पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक उदारवादी आदर्शों का प्रसार। नेपोलियन की बदौलत महाद्वीप का पुनर्गठन हुआ। जर्जर सामंती व्यवस्था के अराजक टुकड़ों और धर्म विभाजित क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ। सक्षम, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष देशों में जहां पहली बार स्वयं जनता को प्राप्त हुए अधिकार और शक्ति, तब तो राष्ट्रवाद के उत्थान और महाकाय सेनाओं के लिए भी उसका ऋण मान ले। एक सदी बाद जो हुआ वो हम जानते ही हैं। मतलब नेपोलियन ना होता तो यूरोप का इतिहास क्या होता? अकल्पनीय रूप से बेहतर। नेपोलियन का जोश रूस की बर्फीली सर्दियों में ठंडा पड़ चला था और अधिकांश सेना का भी। लेकिन अपदस्थ और निर्वासित होने के बावजूद उसने हार न मानी। वो जेल से भाग निकला और डटकर अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में जुट गया, दूसरी और अंतिम बार पराजित होने से पहले। बोनापार्ट एक विरोधाभासों से भरा शासक, जनक्रांति को बचाया पूर्ण तानाशाही लागू करके। वहीं उदार आदर्शों का प्रसार किया साम्राज्यों से युद्ध लड़कर। उसका यूरोप जीतने का सपना पूरा न हुआ। वो उस पर अपनी छाप अवश्य छोड़ गया, अच्छी बुरी चाहे जैसी भी।
अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम जूलियस सीजर के षड्यंत्र से लेकर केलों के काले इतिहास तक कई विषयों पर एनिमेशंस बनाते हैं।